हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, और जो कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है उसको हम समझने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कूलाम्स लॉ का स्केलर फॉर्म ही पढ़ के हम छोड़ दें तो हमको पता है कि लॉ कभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये तो नहीं हो सकता कि जो भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डायरेक्शन में हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे एक चार्ज पे बाकी 3 या 4 चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, तो हर एक की डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। और इसके लिए हमें वेक्टर लॉ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सोल्व भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलर फॉर्म से, और फिर हम उसका वेक्टर फॉर्म डिराइव करके लेक्चर का एंड करेंगे। फिर हम कूलाम्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करेंगे, सिंपल स्केलर फॉर्म पे भी और वेक्टर फॉर्म पे भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कूलाम्स लॉ जो है क्या है, सिंपली हमें बताता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, हमने माना चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने ग्रेविटेशन के अंदर देखा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला में हमने देखा कि m1 और m2 अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के मास है तो m1 m2 पे, ठीक है, देखो हमने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और हमने देखा था ये फोर्स अट्रैक्शन टाइप का ही था, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा अट्रैक्शन टाइप का ही होता है। ये जो चार्जेस के बीच में लग रहे हैं वो तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप का हो सकता है फोर्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये जो था, ये दो क्वालिटी थी इस फोर्स की, कि एक तो ये जो r था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, ठीक है, तो वो हमने मानी थी डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से, ठीक है। तो एक तो हम इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। फिर हमने इस लॉ में देखा था कि ये फोर्सेस जो है म्यूचुअल है, m1 m2 पे जितना लगा रहा है m2 m1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का। अब यहाँ तो अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस के हैं तो रिपल्शन भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कूलाम्स का लॉ भी लगभग उससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है, तो हमने देखा कि फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, या फिर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये r है, ये इन दोनों को मिलाने वाली, ठीक है ना, ये जो फोर्स होता है ये दोनों को मिलाने वाली, जो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है ये फोर्स, ठीक है, ऐसे। और मैंने आपको बताया कि जितना फोर्स ये Q1 चार्ज Q2 पे लगाएगा, ठीक है, सपोज ये दोनों प्लस की चार्ज है, कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये पॉजिटिव ही चार्ज है, ठीक है, माइनस नहीं लगा हुआ तो उतना ही फोर्स Q2 भी इस पे लगाएगा, ठीक है। अब जो इस पे Q1 पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है, तो अगर स्केलर फॉर्म में पढ़े तो स्केलर फॉर्म में तो देखो बच्चों इतना काफ़ी है। वेक्टर फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि इन फोर्सेस को हम क्या माने या क्या डिनोट करें। अभी तो सिंपली कि अगर ये दो चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और जो हमारा फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F is proportional to Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा मैं, ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो इसकी जगह कांस्टेंट लगेगा F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है।
तो पहले तो बच्चों इसकी हम केवल वेक्टर फॉर्म के बारे में ही, स्केलर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर। तो फोर्स का तो सिंपल फॉर्मूला ये है, दोनों के बीच में लगने वाला जो म्यूचुअल फोर्स है, तो हमने देखा सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये इस पे रिपल्शन का लगाएगा इधर, ये इस पे रिपल्शन का लगाएगा इधर। पर ये डायरेक्शन की जरूरत तो हमें तब पड़ेगी जब हम वेक्टर सोल्व करेंगे। सिंपली अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि Q1 Q2 उनके चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक नई चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये कि यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो K है इसकी कहानी क्या है, इस K को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट तो है, पर ये जो इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आया है इसे हम क्या बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इधर देख लो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और ये किसकी है, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम की हमें पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन एम। तो ये क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ, हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी तो हमारे फॉर्मूला में जो दे रखा है वो फ्री स्पेस है, तो ये मीडियम के रेस्पेक्ट में भी आ सकती है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी। और इन दोनों का जो रेशो होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मीडियम में जो है और ये जो है, इन दोनों के रेशो को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लगे हाथ। तो आप ये उतार लीजिए पहले इसका स्केलर फॉर्म, के Q1 Q2 को नाइन स्क्वायर, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बच्चों इस के की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये जो के है एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, 9 × 10⁹9 के। तो FR स्क्वायर इधर जाएगा, Q1 Q2 नीचे आएगा, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट बन गई। तो ये जो K है कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी अपन ने रख दी है बोर्ड पे, उतार लीजिए फटाफट। तो स्केलर फॉर्म के बारे में जितना जानना है अभी हम जान लेते हैं। इसको अगर आप 1 2 दो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हालांकि स्केलर फॉर्म में आपने देखा इसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों के लिए लगने वाला जो फोर्स है सिंपली उसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो अभी तो स्केलर फॉर्म की बात है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वली होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। हम देखा जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, तो हम ये भी बता सकते हैं। और अभी हम जब वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे तो आपको पता भी लगेगा कि ये चीज़ हम डिराइव करके दिखा देंगे, F = माइनस मिल जाएगा -F/(1), ठीक है। क्योंकि देखो ये बच्चों, ये फोर्स कैसा है, जितना ये इस पे उतना ये इस पे लगा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्सेस तो इक्वली है, ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात चले तो हम इसको बोल सकते हैं F12 का मैग्नीट्यूड तो F21 के इक्वल ही होगा। मैग्नीट्यूड की अगर बात चलती है तो वो तो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म वाला तो आप उतार लीजिए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, फिर मैं आपको परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। उतार दिया होगा आपने, कांस्टेंट की वैल्यू भी उतार दी होगी, मिटाते हैं।
तो देखो बच्चों, इसमें जो भी हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे हमसे एक और चीज़ पूछी जाती है इसी फॉर्मूला के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो बच्चों, ये जो भी होता है इसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, और ये होता है रेशो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। इसके रेशो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं बच्चों। देखो, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हमने बोला है, रेशो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। देखो, फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है वैक्यूम में, फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमको इसको डिवाइड करना है किससे, रेशो इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन m टू द मीडियम। और यहाँ पे तो चार्जेस तो वही है, सिर्फ मीडियम बदला है हमने। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम का मतलब कि जो चार्जेस थे आपने एयर में फ्री स्पेस में रखे हुए वैक्यूम में, या फिर आपने दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन को पहले तो एयर में रखा हुआ है, फिर आपने उठा के उनको वाटर के अंदर रख दिया है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपने चार्जेस के कॉम्बिनेशन को किस टाइप के मटेरियल में मीडियम में रखा है। ठीक है, तो ये तो मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो अपन ने इनके रेशो को निकाल लिया, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा, तो अब हम इसको आगे करते हैं। देखो, अगर इस रेशो को निकालूंगा तो 1/4 पाई ये कट जाएगा, 1/4 पाई, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। एप्सिलॉन m अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा बच्चों, क्या निकाला था हमने, एप्सिलॉन आर किस किस का रेशो था, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन m ऊपर चला गया, तो ये आ गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये उतार लीजिए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों कि आपने किस टाइप के मीडियम में रखा है, एयर में रखा है, वाटर में रखा है, हनी में रखा है, या फिर और भी कोई लिक्विड है, ऑयल में रखा है, जिस भी आपने किसी गैसियस उसमें रखा है चार्जेस को, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, दूसरी चीज स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, देखो एप्सिलॉन अगर उधर जाएगा हमारा तो फोर्स नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, उसकी जस्ट जो यूनिट लिखी थी हमने उसकी जस्ट उल्टी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट बन गई इसकी, उतार लीजिए फटाफट। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, कितनी आएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो अगर हमें मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक फोर्स दे दे या मीडियम का अगर हमें परमिटिविटी पता लग जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उतार दिया होगा आपने, मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका हुआ है स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसे सोल्व करके बताइएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल के बतानी है और आप इजीली बता सकते हैं। आपको कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताना है। कमेंट्स में आप इसका आंसर लिख के मुझे दे सकते हैं। फॉर्मूला में हमने पुट किया था और अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आप मुझे इसकी डायमेंशन निकाल के बताएंगे कितनी आ रही है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया आज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यूज़ हमने लिख ली है, के की भी लिख ली है, कांस्टेंट की, और इसकी भी लिख ली है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अब इसके वेक्टर फॉर्म पे आ जाते हैं। तो अब हम करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, स्केलर फॉर्म में इतना ही था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, आर उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है ना, Q1 Q2 चार्जेस थे, आर उनके बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, तो ये तो हमने लगा लिया सिंपल। एप्सिलॉन नॉट जो था वो परमिटिविटी था, और परमिटिविटी और मीडियम में जो रेशो है उसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो भी बता दिया। तो स्केलर फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिस्कशन था उन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू सब कुछ हो चुका है। अब इसका वेक्टर फॉर्म करते हैं। तो अब आएगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों इसके अंदर हमें क्या करना है, एक डायग्राम बना लेते हैं वेक्टर का। ठीक है, ये ओरिजिन मान लेते हैं। अब सपोज यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें बता रखा है बच्चों, ये एक्स वाई तो रहने दीजिए, अगर हमको पता ही एक्सिस है। यहाँ से दो चार्जेस रखे हुए सिस्टम में, Q1 और दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक है, सपोज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है और जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, ये हमें दे रखा है। इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। ठीक है, दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है। अब देखो बच्चों, करना क्या है, पोजीशन वेक्टर तो हमने लिख लिया है, पर हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 के बीच की ये डिस्टेंस हमें चाहिए, वो हमें फॉर्मूला में रखनी होगी। तो अगर फॉर्मूला में हमें डिस्टेंस रखनी है तो इस डिस्टेंस को हम एक नाम दे देते हैं जो Q1 से Q2 की तरफ आ रही है। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और इसका नाम हम क्या दे देंगे, देखो बच्चों इधर ये 1 से 2 की तरफ आ रही है। ठीक है ना, तो ये लाइन अगर 1 से 2 की तरफ आ रही है तो इसको हम नाम दे देते हैं R। देखो R21 इस वेक्टर को नाम दे देते हैं। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, ये क्लोजिंग वेक्टर या ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर जा रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस आएगी तो हम इसको नाम दे देंगे R12। ठीक है, अब देखो बच्चों डायग्राम अगर हम इसका देखें तो देखो ये जो Q1 है, ये Q1 है, ये इस Q1 पे फोर्स लगाएगा रिपल्शन का इधर की तरफ, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पहले बात तो म्यूचुअल होता है, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, म्यूचुअल होता है। दूसरा
दोनों चार्जेस को मिलाने वाली सेंट्रल लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। तो अपन ने लिख लिया। अब इस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेकंड वाले चार्ज पे लग रहा है फर्स्ट वाले की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू चार्ज 1। अब 1 पे भी फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, तो इसको हम क्या डिनोट कर देंगे, इस 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, रिपल्शन का लगेगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्शन का लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन आ गई फोर्सेस की। अब देखो बच्चों, अगर हम इस वेक्टर से इसको डिनोट करना चाहें, है ना, और इसको पढ़ने का तरीका देखो, इसको तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और इसको जो पोजीशन वेक्टर को है, इसको पीछे से आगे की तरफ पढ़ेंगे, 1 से 2 की तरफ जो फोर्स लगने वाला है, या फोर्स की डायरेक्शन जो 1 से 2 की तरफ है, उसमें पढ़ेंगे जिसकी 2 से 1 की तरफ है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होगा कि जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F21, उसमें पोजीशन वेक्टर में R12 आ जाएगा, तो 2 1 1 2 आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर 2 1 आ रहा है फोर्स में, तो जो पोजीशन वेक्टर है उसमें भी 2 1 आए। इस कंफ्यूजन को बचाने के लिए हमने क्या किया है कि इसको हमने पीछे से आगे की तरफ पढ़ा है, 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। ठीक है, अब हम इसको डिनोट कर लेते हैं बच्चों, फोर्स 1 2 पे लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो देखो बच्चों कितना फोर्स लगेगा, तो हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या है, K Q1 Q2। देखो बच्चों, इन पे तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, K तो कांस्टेंट है और Q1 Q2 चार्ज है, तो ये तो वेक्टर हो नहीं सकते। तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस 1 2, ठीक है। तो अब देखो 1 पे जो फोर्स लगेगा वो 2 से 1 की तरफ ही तो आएगा, तो 2 से 1 की तरफ पीछे पढ़ना है, इसको पीछे से आगे की तरफ पढ़ना है, 2 से 1 की तरफ, तो हमने लगा दिया सिंपली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। फिर वेक्टर में फॉर्मूला के बाद बच्चों में क्या करना होता है, हमें डायरेक्शन भी तो बतानी होती है। डायरेक्शन हमको बतानी है तो यूनिट वेक्टर लगाते हैं। यूनिट वेक्टर हम लगाएंगे 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो 1 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 पे वो 2 की तरफ से आ रहा है, तो 2 से 1 की तरफ, तो हम लिखेंगे R12, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बताता है हमारे डायरेक्शन, और हमने आपको बताया था पीछे से आगे की तरफ पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चों, ये तो इसका एक फॉर्म हो गया, वैसे तो हमने लिख दिया है, पर आगे भी इसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, F12, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12, ये तो हमने लिखा ही है। ठीक है, सॉरी, इसका स्क्वायर तो हमने लगाया नहीं, स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर। अच्छा, और इधर ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो R12 ये तो क्यूब हो गया, ये तो वैल्यू है सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो हम लिख देते हैं। तो बच्चों ये क्या बन गया, F12, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12, क्यूब हो गया इसका, तो ठीक है, इसका तो क्या हो गया बच्चों, क्यूब हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है R12, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इतना उतार लीजिए बच्चों। फिर देखो आगे इस R12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाने की कोशिश कीजिए आप। तो देखो ये वाला, देखो इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो देखो ये वाला वेक्टर, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा हुआ है, तो जो क्लोजिंग वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो इसको देख के क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम ये लिख सकते हैं R1, है ना,
R1 प्लस इधर की तरफ कौन सा आ रहा है R21, अपन ने लिखा R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों R2, ये जो क्लोज कर रहा है एक के हेड पे दूसरे का टेल है 21 का, तो जो क्लोज कर रहा है ठीक है, ये कौन क्लोज कर रहा है R2, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। अपन को R21 की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी R21, ठीक है। तो R21 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों R2 माइनस R1, ठीक है। ये तो R21 की वैल्यू निकल गई, हमें तो R12 की वैल्यू चाहिए। R12 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, तो इतना उतार लीजिए, फिर देखो R12 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। ये उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मिटाते हैं, देखो बच्चों अब ये तो हमने लिखा एक के लिए R21 के लिए, अगर हमें इसके रेस्पेक्ट में लिखना हो तो देखो बच्चों ये वेक्टर इस तरफ फिर इस तरफ, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा है तो क्लोजिंग वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ R2 में क्या जोड़ा R12 जोड़ा, तो ये क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया इसका R1। तो अगर R12 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी बच्चों R1 माइनस R2, तो यहाँ पे हम R12 की जगह क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ये यहाँ पे पुट किया जा सकता है। तो इसको एक स्टेप अपन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है इसको, ये उतार लीजिए, ये R12 को हम क्या लिखेंगे R1 माइनस R2। अब देखो इस फॉर्मूला को हम कैसे कन्वर्ट करके लिख देंगे, उतार लीजिए फटाफट, इसको मिटाता हूँ। ओके अब देखो, अब बच्चों तुम्हें देखो इसको फाइनल इसकी फॉर्म में लिख देते हैं। हम इसको लिखेंगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या लिख सकते हैं अपॉन में R12 की जगह, R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों R1 माइनस R2, ठीक है बच्चों। इसका तो क्या है क्यूब है, और साथ में क्या था R12 को क्या लिखेंगे बच्चों R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो गई इसकी फाइनल फॉर्म। तो देखो बच्चों अगर ये इसकी फाइनल फॉर्म है तो ये R1 और R2 कहाँ से मिलेंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट्स दे रखे हो कि चार्ज जो Q1 है वो रखा हुआ है 0 1 0 पे, चार्ज Q2 रखा हुआ है 1 1 0 पे, तो हम उसका x i y j और z k करके पोजीशन वेक्टर उसका बना लेंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम ये R21 के लिए निकालें तो ये आप लिख लीजिए, तो देखो इसको मिटाता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इधर उतारिए फटाफट, मिटाते हैं 1 2 3। देखो देखो बच्चों अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो अगर R21 के लिए मुझे लिखना हो, R21 के लिए बच्चों मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये फॉर्मूला F21, इसको देख देख के इसका जस्ट उल्टा कर देना है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे R2 माइनस R1, ठीक है। इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा R2 माइनस R1, ठीक है। जस्ट तो हमने देखा F12 वाला फोर्स और F21 वाला फोर्स, मैग्नीट्यूड वैल्यू तो इनकी इक्वल रहेगी, सिर्फ साइन अपोजिट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर F12
इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो F12 इक्वल ही रहेगा F21। वैल्यू तो जो है दोनों की इक्वल ही रहेगी, और वेक्टर में दोनों एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि ये इस पे इधर लगा रहा है तो ये इस पे इधर लगा रहा है। ये हो गया बच्चों हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और अब जो है हम अगले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।